पोर्चुगल की उबड़-खाबड़ और विशाल चट्टानों से भरी तटरेखा यूरोप की सबसे पश्चिमी सीमा रेखा है। इसके आगे मौजूद है अटलांटिक महासागर। यहां तूफानी लहरें इस महाद्वीप की बची खुची तटीय चट्टानों से टकराती रहती हैं। नीचे मौजूद उथल-पुथल से काफी ऊंचाई पर एक नर व्हाइट स्टॉक ने घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी है। ये एक बहुत ही संकरे से किनारे पर अपना संतुलन बनाए हुए है। ये दुनिया की ऐसी इकलौती जानी मानी जगह है जहां स्टॉक्स अपने घोंसले चट्टानों पर बनाते हैं। इसका ये घोंसला इसे जमीनी शिकारियों से बेशक बचा सकता है, लेकिन इसके चारों ओर जो उथल पुथल है उसके कारण ये कोई गलती नहीं कर सकता। यहां पर घोंसले बनाने वाली जगहें कम हैं और उन तक पहुंच मुश्किल है, लेकिन वो माइग्रेट करने वाले इन स्टॉक्स की यादों में अच्छी तरह बसे हैं। इन लगातार चलने वाली हवाओं से जूझते हुए ये मादा अफ्रीका से एक जानी पहचानी जगह और एक परिचित साथी तक की अपनी यात्रा पूरी कर रही है। बीते बरसों की ही तरह ये जोड़ा फिर से एक नई पीढ़ी को इस दुनिया में लाने की कोशिश में जुट गया है। पोर्चुगल में स्टॉक्स के करीब 11,000 जोड़े रहते हैं। इन उबड़ खाबड़ चट्टानों के ऊपर इन्हें रहने में कितनी भी मुश्किलें क्यों न होती हो, लेकिन ये इन परिंदों को वही मुहैया कराती हैं जिसकी इन्हें जरूरत है, बशर्ते ये यहां कोई घोंसला बनाने की जगह ढूंढ पाए। लिहाजा यहां आसमान में जगह की कमी हो जाती है और आपसी झगड़े भी होने लगते हैं। पहले से घोंसला बना चुके पक्षी आने वाले नए हमलावरों से अपने घरों की हिफाजत जोरदार ढंग से करते हैं। कब्जा करने की इसकी कोशिश नाकाम रही। नए आने वाले परिंदे को मजबूरन एक नई और ज्यादा खुली हुई जगह लेनी पड़ी। अटलांटिक की दमदार हवाएं समुद्र से नमी को साथ लेकर जमीनी इलाके की ओर उत्तरी पोर्चुगल के ऊंचे पहाड़ों की तरफ बढ़ जाती हैं। इन बादलों के नीचे यूरोप के महानतम सर्वाइवर्स में से एक छिपा हुआ है। ये है गरानो हॉर्स। ये हॉर्सेस और इनके पूर्वज बरसों से इन पहाड़ियों में घूमते रहे हैं।
हमारे पूर्वजों ने इनके रेखाचित्र गुफा की दीवारों पर बनाए थे। इस पहाड़ी इलाके में हर साल करीब 3.5 मीटर बारिश होती है और ये बारिश करीब 150 दिन से भी ज्यादा चलती है। जब लगातार बनी रहने वाली नमी को झेलना मुश्किल हो जाता है तो ये हॉर्सेस पेड़ों वाले एक जंगल में चले जाते हैं और इस तरह ये अपने बच्चों को लगातार हो रही बारिश के ठंडे पानी से बचा लेते हैं। लेकिन हमेशा चौकन्नी रहने वाली मादाएं जानती हैं कि इस जंगल में सिर्फ वो ही अकेली नहीं है। इस इलाके में गरानो हॉर्सेस के साथ हजारों साल से आइबेरियन वुल्व्स भी रहते आए हैं और ये भेड़िए भी बहुत पहले जान चुके हैं कि ये जंगल खुले पहाड़ी मैदानों के मुकाबले शिकार के लिए कहीं बेहतर जगह है। ये झुंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। हवा इनकी उल्टी दिशा से बह रही है, इसलिए इनकी मौजूदगी पता नहीं लगती। लेकिन ये नर इनसे डर नहीं रहा है। भेड़ियों का भेद खुल गया है। लिहाजा इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इतनी करीबी मुठभेड़ के बाद ये नर अपनी मादाओं को पहाड़ के ऊपरी हिस्से की तरफ ले जाता है। हजारों साल से हमारा इतिहास इन छोटे आकार के छरहरे घोड़ों के साथ जुड़ा रहा है। अतीत में ये हमारा वजन ढोते थे और हमारे खेतों में काम करते थे, लेकिन आज ये इंसानों की मदद पर निर्भर हैं, क्योंकि पोर्चुगल के इन गरानो हॉर्सेस की तादाद 2000 से भी कम रह गई है। नर अपनी प्रजाति की कामयाबी सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन गैर कानूनी शिकार, जंगल की आग और भूखे वुल्व्स के सामने इसकी एक नहीं चलती। मिलन का मौसम आ पहुंचा है, लिहाजा भेड़ियों में तनाव बढ़ने लगता है। पैक में मौजूद स्ट्रिक्ट हायरार्की अब बदलने वाली है। भेड़ियों के किसी झुंड में मां बाप और पिछले 2 साल के दौरान पैदा हुए उनके बच्चे शामिल होते हैं।
2 साल की उम्र होने पर ज्यादातर युवा भेड़िए झुंड को छोड़कर अपने इलाके और अपने साथियों की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन तब तक ये माता पिता के नियम मानते हुए उन्हीं के झुंड में रहते हैं। और पहला नियम है कि बच्चे पैदा करने का हक सिर्फ मां बाप को होगा। और दूसरे केनाइंस की ही तरह ये दोनों कुछ वक्त के लिए आपस में जुड़े रहेंगे। उन्नीस 1960 के दशक तक भेड़िए पोर्चुगल के हर हिस्से में पाए जाते थे। लेकिन आज ये सिर्फ इस छोटे से उत्तरी भाग में ही रह गए हैं। अगर इन्हें अपने इस आखिरी इलाके में जिंदा रहना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि ये झुंड ताकतवर और एकजुट बने रहे। पेड़ों से ऊपर वाले इलाके में एक सुरक्षित दूरी पर आइबेरियन आइबेक्सेस एक बंजर इलाके में बसती हैं। मादाएं अपने बच्चों को फिसलन भरी चट्टानों वाले एक इलाके से ले जा रही हैं। ये इलाका चारों तरफ से खुला लगता है, लेकिन इन पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर ये भेड़ियों से सुरक्षित हैं। लेकिन यहां सुरक्षा की एक कीमत चुकानी पड़ती है। यहां खुराक की कमी है। इन आइबेक्सेस को फिसलने से बचाते हैं इनके खास तरह के खुर। कुदरत ने इनके खुरों की अंदरूनी सतह को नर्म और पकड़ वाली और बाहरी सतह को सख्त और स्थिर बनाया है। पास की ही एक ढलान पर नर इकट्ठे हो गए हैं। इनका आपसी रुतबा तय है और जब तक ये मादाओं तक पहुंचेंगे इस बात को लेकर कोई शक नहीं रहेगा कि कौन मिलन करेगा और कौन नहीं। दबदबे वाले इस नर के सींग सबसे बड़े हैं, किसी ताज जैसे। उत्तरी पोर्चुगल की उबड़ खाबड़ और पहाड़ी दुनिया में भेड़िए शिकार की तलाश में 300 वर्ग किलोमीटर तक के विशाल इलाके में गश्त लगाते रहते हैं। और अब इस झुंड को खुराक की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि 2 नए बच्चे जो पैदा हो गए हैं, ये बच्चे सिर्फ 10 हफ्ते के हैं, लेकिन इन्हें अभी से मांस चाहिए। और बच्चों का पेट भरने के लिए पूरा झुंड मिलकर काम करता है। इन्हें झुंड की जरूरत खास तौर पर इसीलिए होती है क्योंकि ये अगली पीढ़ी की देखरेख मिलकर करते हैं। इनमें से हर एक वुल्फ एक ही डायनेस्टी का हिस्सा है कि अपना कोई झुंड बनाने के लिए विदा लेने से पहले इस परिवार की विरासत को सुरक्षित रखने में मदद की जाए। इन बच्चों को फिलहाल शिकार की चिंता नहीं है। ये तो बस ये जानना चाहते हैं कि इनका पेट कौन भरेगा।
और इस हिसाब से ये एकदम सही जगह आए हैं। बड़ी उम्र का इनका कोई भाई या बहन मांस को उगल देता है और ये ऐसा ही चाहते भी थे। पोर्चुगल में आज 400 से भी कम भेड़िए बचे हैं, तो इस तरह के नजारे दुर्लभ होते जा रहे हैं। झुंड के सबसे कम उम्र सदस्यों के लिए शिकार और हैबिटेट के खत्म होने जैसे तनावों से बचने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि वो नेशनल पार्क के सुरक्षित दायरे में ही बने रहें। दक्षिण पूर्व में और आगे स्पेन की सीमा के साथ साथ डोरो नदी ने पोर्चुगल के ऊंचाई वाले इलाकों में एक गहरी खाई सी बना दी है। सुदूर उत्तर में भेड़ियों को जिन हालात का सामना करना पड़ता है, उनके मुकाबले ये इलाका सूखा और गर्म है। नमी को जज्ब करने की बजाय ये ढाल दमदार अपड्राफ्ट्स बनाते हैं, जो ग्रिफिन वल्चर के लिए बेहतरीन है। अपनी तेज नजरों के जरिए ये घाटी में पिंजर ढूंढता रहता है। इधर जमीन पर एक लोमड़ी चूहों के शिकार में लगी है, लेकिन यह भी किसी गिद्ध की तरह स्कैवेंजिंग से परहेज नहीं करती। वयस्क रेड डियर को ना तो गिद्धों और ना ही लोमड़ियों से चिंता करने की जरूरत होती है। भाई, लेकिन जोखिम क्यों उठाया जाए? इन हरी भरी घाटियों में हिरण की कुछ पसंदीदा खुराकें भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन इस जन्नत में भी जानवर बीमारी और बड़ी उम्र के शिकार बन जाते हैं। यही मेडो अब गिद्धों के लिए भी एक दावत मुहैया करा रही है। लेकिन कोई गिद्ध अकेले कभी दावत नहीं उड़ा पाता। किसी पिंजर के नजर आने पर यह खबर झटपट चारों तरफ फैल जाती है। ये गिद्ध इस दावत का मिलकर मजा लेंगे, चाहे उन्हें ये बात अच्छी लगे या नहीं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद ये इस इलाके में शहंशाह नहीं कहे जा सकते। ये रुतबा सिनेरियस वल्चर को हासिल है। ये ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा ताकतवर होता है
भारी पड़ता है। और ये जब खुराक पाना चाहते हैं तो पा ही लेते हैं। इनका अगर किसी से मुकाबला होता है तो एक दूसरे से ही। इन बड़े बड़े और बदमिजाज गिद्धों के सामने छोटा सा इजिप्शियन वल्चर बेचारा कहीं नहीं ठहरता। तो इस दावत में सबसे आखिर में इसे ही खाने का मौका मिलेगा। जहां तक लोमड़ी का सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि इस बार इसे कुछ ज्यादा नसीब होने वाला है। तो ये फिर से चूहों की शिकार पर निकल जाती है। अगर टिग्रिस नदी के दक्षिण की ओर चले तो इलाका एकदम सुनसान नजर आता है। यहां कभी एक जंगल हुआ करता था, लेकिन अब 850 वर्ग किलोमीटर इलाके में मौजूद स्टेपलैंड पक्षियों के एक हैबिटेट का अहम रोल निभा रही है। यहां मिलन करने वाले नर बस्टर्ड्स लेक्स में इकट्ठे होकर उत्सुक मादाओं पर रौब जमाने की कोशिश करते हैं। मादाएं आकार में नरों से काफी छोटी होती हैं और नरों का वजन मादाओं से 3 गुना तक ज्यादा हो सकता है। और इनके विस्कर्स भी ज्यादा शानदार दिखते हैं। लेकिन मादाओं के करीब पहुंचने से पहले कोई उम्मीदवार एक और काम करता है। नरों के लिए इन ब्लिस्टर बीटल्स की बड़ी अहमियत है। काले रंग के इन कीड़ों में जहर होता है, इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए। लेकिन पारंपरिक चाइनीज मेडिसिन में इसे बतौर एक स्टिमुलेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नर इन छोटी छोटी पॉइजन पिल्स के जरिए किस तरह की बढ़त हासिल करने की उम्मीद लगाए हैं। ओ, तो पता चला कि ये अपने परफॉर्मेंस को 4 चांद नहीं लगाना चाहता, बल्कि ये तो परजीवियों से खुद को आजाद कर रहा है और तुनक मिजाज मादाओं को अपनी सेहत के बारे में बता रहा है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाने पर अब ये मादाओं की तरफ बढ़ सकता है। इसने अपनी पूंछ मोड़ ली है और पंख फैला लिए हैं और अब ये काफी शानदार दिख रहा है। एक मादा इसमें दिलचस्पी दिखाती है। लेकिन इतनी नहीं कि बात बन जाए। चलिए, शायद अगली बार कामयाबी मिले। बस्टर्ड्स के इस इलाके के नजदीक ही पोर्चुगल का सबसे जाना पहचाना इलाका मौजूद है।
ये है एलेंटेओ का कॉक फॉरेस्ट। ये कीड़ों के लिए भी और पक्षियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। भूखी स्पैनिश स्पैरोज यहां हजारों की तादाद में अपना पेट भरने आती हैं। इनकी ही प्रजाति से ताल्लुक रखने वाली घरेलू गौरैया यूरोप के कुछ हिस्सों में ज्यादा दुर्लभ हो गई है, लेकिन इस प्राचीन इलाके में इन पक्षियों को चुगने के लिए पर्याप्त घास और अनाज मिल जाता है। अंधेरा होने पर ये अपने घोंसलों में आराम करने चली जाती हैं। ये घोंसले घास, तिनकों और पत्तियों जैसी आसानी से मिलने वाली चीजों से बने होते हैं। अपने जोश के कारण इन परिंदों ने अपने एक जानलेवा दुश्मन को जगा दिया है। गौरैयाओं को इसका पता चल चुका है। जिनेट्स शायद करीब 1000 साल पहले अरबों के साथ आइबेरियन पेनिनसुला आई थी। लेकिन यह जीव सिर्फ एक शिकारी ही नहीं बल्कि एक चोर भी है। इसे छिपकर हमला करने की कला आती है। अगर ये किसी उड़ते परिंदे को पकड़ नहीं पाती तो ये उनके किसी नाजुक घोंसले पर धावा मारने की कोशिश करती है। लेकिन शायद ये कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई, तो इसे अंधेरा होने पर फिर लौटना होगा। रात के किसी शिकारी के लिए यह वक्त एकदम सही है। जिनेट पेड़ों पर चढ़ने में माहिर है, लेकिन ज्यादातर रातों को यह जमीन पर शिकार करती है। चूहा बच निकलता है। लेकिन जिनेट की याददाश्त बढ़िया है। शायद इसे पेड़ों पर बेहतर खुराक मिल जाए। अंडे देने से पहले गौरैया अपने घोंसलों में सोती हैं।
और जिनेट जिस लिए आई थी उसका वो मकसद पूरा हो जाता है। सुबह इसका पेट भरा हुआ होगा। पोर्चुगल के दक्षिण में स्पेनिश लैवेंडर समय से पहले खिलने लगे हैं। मेडिटरेनियन जलवायु की वजह से सर्दियां हल्की होती हैं, लेकिन गर्मियां ज्यादा गर्म और सूखी होती हैं। पूरे दक्षिण में झिंगुरों और टिड्डों के गीत बसंत में गूंजते रहते हैं। टिड्डे हवा में और अपने आसपास के पेड़ों में होने वाली थरथराहट को पकड़ने में माहिर होते हैं। लेकिन मेडिटेरेनियन कमेलियन का हमला इतनी तेजी और सफाई से होता है कि टिड्डे को उसका पता ही नहीं लग पाता। जिनेट की ही तरह गिरगिट भी पोर्चुगल के स्थानीय जीव नहीं है, लेकिन ये यहीं बस गए हैं। इस देश में और कहीं इस तरह का और कोई जीव नहीं है। कुदरत ने इसके पंजों को टहनियों और तिनकों को जकड़ने के लिए बनाया है। इसकी जीभ किसी गुलेल जैसी होती है जो सेकंड के भी छोटे से हिस्से में हमला कर सकती है। इसकी दोनों आंखें अलग अलग 360 डिग्री के कोण पर घूमकर इसके संभावित शिकारियों और शिकार दोनों के मुकाबले बेहतर बनाती हैं। जब कोई गिरगिट अपने अगले शिकार को पास ही देखता है तो इसकी दोनों आंखें उसकी सही सही दूरी भांपकर इसे हमला करने में मदद करती हैं। और हमला सटीक होता है। पोर्चुगल के सुदूर दक्षिण में एल्गाव कोस्ट के बीचेस पर सबसे ज्यादा धूप खिली रहती है और यह पूरे यूरोप में सबसे अधिक लोकप्रिय है। आखिर हर साल यहां 300 दिन धूप जो निकलती है। लेकिन रिया फॉर्मोसा नाम के एक लगून के 60 किलोमीटर लंबाई वाले हिस्से पर चांद का नियंत्रण है। ज्वार भाटे की वजह से पानी के नीचे की दुनिया नजर आने लगती है। और तब यूरोपियन फिडलर क्रैब्स बड़ी संख्या में अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। ये वक्त है पेट भरने का। मादाएं अपने 2 छोटे पंजों के जरिए खाना खाने लगती हैं।
लेकिन नर का एक बड़ा पंजा एक और ही खास मकसद के लिए बना है। कुछ फिडलर क्रैब्स बाएं पंजे से काम लेते हैं तो कुछ दाएं से। लेकिन अगर एक क्लॉ न भी हो तो भी नर अपना पेट भर ही लेते हैं और फिर अपने इन इंस्ट्रूमेंट से मनोरंजन करने लगते हैं। ये अपने इन दिलचस्प क्लॉज को हिलाकर अपने बिल की तरफ मादाओं को खींचने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे में कोई दूसरा नर बीच में आ जाए तो वो इसी क्लॉ से उसे डराने की भी कोशिश करता है। जब चांद की वजह से फिर से ज्वार आता है तो ये शो खत्म हो जाता है। अगला परफॉर्मेंस अब करीब 12 घंटे बाद ही होगा। ये बड़ी बड़ी चट्टानें अलगाव के तट पर मौजूद कुछ खास निशानियां हैं। इन दीवारों के नीचे वाइल्ड पोर्चुगल की कहानी जारी रहती है। यहां एक बेहद ठंडी और गहरी समुद्री दुनिया है। ये ऐसी दरारें हैं जिन्हें पानी की सतह के ऊपर घोंसले बनाने वाले पक्षी पसंद करते हैं और पानी के नीचे मछलियां। न्यूडी ब्रांचेस चट्टानों पर एल्गी चढ़ते रहते हैं। ये दिखने में नाजुक और डिफेंसलेस लग सकते हैं, लेकिन इनके शरीर पर मौजूद कई रंग ये जताते हैं कि ये जहरीले हैं। पास ही मौजूद शिकारी इस चेतावनी को बखूबी समझते हैं और ज्यादातर दिनों की तरह आज भी ये न्यूडी ब्रांच सुकून से पेट भर रहा है। धूप वाली इस कोस्ट लाइन के कारण सीवीड और एल्गी यहां खूब फलते फूलते हैं। लेकिन सूरज से सिर्फ पौधों और एल्गी को ही फायदा नहीं होता है। सैप सकिंग स्लग ने अपने दूर के और ज्यादा रंग बिरंगे रिश्तेदार के मुकाबले जिंदा रहने के लिए एक बिल्कुल अलग रणनीति विकसित की है। ये खुद को कैमोफ्लाज कर लेता है। ये एल्गी को चढ़ता है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट कहलाने वाले उसके छोटे और हरे सेल्स को खाने से परहेज करता है। इसके बजाय ये इन्हें अपनी त्वचा में घुसा लेता है। इस तरह ये न सिर्फ अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है, बल्कि इन सेल्स का इस्तेमाल करके ये ऊर्जा भी पैदा करता है। तो अपनी पीठ पर मौजूद खुराक के बल पर सैप सकिंग स्लग बिना कुछ खाए हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। यानी जब तक सूरज ऊपर मौजूद एल्गाव कोस्ट पर चमकता रहेगा। पोर्चुगल के इस सफर के आखिरी चरण में हम वहीं लौट आए हैं जहां से यात्रा शुरू हुई थी। स्टोक की दुनिया में काफी बदलाव आ चुका है। जिस प्रतिद्वंद्वी नर को कॉलोनी के बाहर धकेल दिया गया था,
वो अब 2 रोएदार चूजों का गर्वीला पिता बन चुका है और ये तो अब बोलने भी लगे हैं। पूरे समुद्री किनारे पर ऐसे ही नजारे दिख रहे हैं। शुरू में माता पिता अपने चूजों को चबाई हुई खुराक देते हैं, लेकिन जल्दी ही यह खुराक ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती जाती है। और इसे बांटना भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है। इनकी चोंच कैंची के बजाय प्लायर्स जैसी ज्यादा होती है, तो मां बस इनकी इतनी ही मदद कर सकती हैं। एक चूजा भूखा रह जाता है, जबकि दूसरा लंबी झपकी लेने को तैयार है। कुछ ही हफ्तों में ये बच्चे घोंसला छोड़ देंगे और ये ठीक भी है। और फिर ये उस सरजमी का जायजा लेने निकल जाएंगे जो अब भी यूरोप का वाइल्ड वेस्ट कहलाती है।